कई बार ऐसा होता है कि जब मैं कोई कहानी सुनाता हूँ और खासकर ऐसी ही कहानियों को मैं कवर करता हूँ जिसमें मैं अमूमन पुलिस की तारीफ करता हूँ। पुलिस वाले भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें जो पुलिस वाले हैं इतनी जहीन दिमागिता के साथ उस केस को सॉल्व करते हैं कि एक बार को गर्व होता है कि हमारे देश की पुलिस जो है इतनी अव्वल दर्जे की पुलिस है कि शायद ऐसे मर्डर को या फिर ऐसे क्राइम को बड़ा मुश्किल है सुलझाना। उसके बावजूद भी हमारे देश की जो पुलिस है निस्वार्थ भाव से काम करती है, इस मामले को सुलझाती है। लेकिन इसके विपरीत कई बार कई मामले ऐसे आ जाते हैं जिसमें पुलिस की कार्यशैली पे इस तरह का सवालिया निशान खड़ा होता है, इस तरह लांछन लगता है, पुलिस की जो छवि इस तरह धूमिल होती है, इस तरह कलंकित होती है। मैं नहीं चाहता ऐसे मामलों को कवर करना, लेकिन जब पेशा वही है तो दोनों चीजें आपके सामने रखनी होगी। और आज की जो कहानी है ये कहानी भी ठीक इसी का एक जीता जागता नमूना है। इस कहानी में एक कत्ल होता है, कत्ल होने से पहले एक आदमी गायब होता है, गायब होने के बाद कत्ल भी हो जाता है, कत्ल होने के बाद जो लाश है वो भी सड़ जाती है। पुलिस वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। बाद में इस लाश की एक तरह से कहें तो जब बची खुची जो अस्थियां थी एक गांव वाला या फिर वहां का एक रहने वाला देखता है, देखने के बाद वो खुद इस मामले को गंभीरता से लेता है। इसके बाद ये मामला थोड़ा हाई प्रोफाइल होता है और अंत में जब पुलिस हार जाती है तो अंत में जो लाश है और लाश का जो कंकाल है उसने ही अपना पता दिया और साथ ही अपने कातिल का पता दिया। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है सहारनपुर और यहीं पे एक थाना क्षेत्र है, ननौता थाना क्षेत्र। दरअसल इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है आत्तेपुर और इसी गांव में एक आदमी जिसका नाम रोशन लाल है अपनी पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ रहता था। परिवार में ज्यादा पैसे नहीं थे, जैसे तैसे करके रोजी रोटी का जुगाड़ होता था, लेकिन जितने भी पैसे थे उस पैसे से जो रोशन लाल था अपनी पत्नी की अपने बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करता था। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, उनकी पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा था वो भी जैसे तैसे करके उठाता था। घर का इकलौता कमाने वाला था तो जी तोड़ मेहनत करता था अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चे की जरूरत को पूरा करने के लिए। इसी क्रम में कई बार ऐसा भी हुआ कि देर से घर आता, कई बार ऐसा होता कि रात को बहुत देर से आता। जो था जैसा भी था, लेकिन सारी चीजें परिवार में बड़ी खुशी मन से चल रही थी, परिवार के सारे लोग खुश थे। लेकिन इसी बीच 31 जनवरी साल 2023 यानी आज से ठीक 44 से 45 दिन पहले जिस घर की मुखिया की पत्नी थी यानी रोशन लाल की पत्नी नेहा, वो अचानक से अपने घर से गायब हो जाती है। अब नेहा जब अचानक से गायब हुई तो शुरू में बच्चों को लगा कि जो माँ है किसी पड़ोस के यहाँ गई होंगी या फिर गांव में किसी के यहाँ चली गई होंगी, क्योंकि गांव का तो ये कल्चर होता है, जो गांव की या फिर घर की महिलाएं होती हैं किसी एक के भी घर चली जाती हैं, चाय पानी करके नाश्ता वगैरह करके गांव भर की बातें करके फिर आराम से घंटे 2 घंटे में आते हैं। तो परिवार वालों को भी लगा कि शायद जो नेहा है यहीं गई होगी। परिवार वाले बाकायदा इंतजार करते हैं, लेकिन जब काफी देर गुजर जाती है और जो पिता है रोशन लाल यानी इन बच्चों का जो पिता है वो नोटिस करता है कि जो उसकी पत्नी नेहा है अभी तक लौट के नहीं आई, और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि जब काम पे जाने का टाइम हो और जो नेहा है वो गायब हो गई हो। तो फिर अंत में जब काफी टाइम गुजर जाता है तो जो रोशन लाल है अपने बच्चों से कहता है कि जाओ गांव में और अपनी मां को बुला लाओ, क्योंकि मुझे देर हो रहा है। अब बच्चे जाते हैं जहां जहां उम्मीद थी उस घर पे जाते हैं, लेकिन हर घर से यही जवाब मिलता है कि नेहा तो यहां नहीं आई थी। अब बच्चों को हर घर से जब यही जवाब मिला तो आसपास के सारे घरों में यही जाके पूछते हैं कि मम्मी आई थी या नहीं आई थी। हर घर में पूछ रहे हैं, हर घर से यही जवाब कि नेहा तो नहीं आई थी। अब हर घर से जैसे जैसे मना हो रहा था तो बच्चों की भी हवा खराब हो रही थी कि मां अचानक से कहां चली गई। बच्चे घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे। घंटे 2 घंटे भर में पूरे गांव में पूरे आसपास जहां जहां जा सकती थी वहां पे नेहा को खोजा जाता है, लेकिन जब कहीं भी बच्चे नहीं पाते तो लौट के अपने पिता के पास आते हैं और कहते हैं कि मां पूरे गांव में किसी भी घर पे नहीं गई है। अब नेहा का जो पति रोशन लाल है जब ये बात सुनता है तो और उसकी हालत खराब।
बदहवास अपने रिश्ते नातों में फ़ोन करता है कि क्या नेहा मायके तो नहीं चली गई, या फिर अपनी बहन या फिर कहीं और तो नहीं चली गई। जहां भी फ़ोन करता तो पहली बात तो बड़े शर्म के साथ फ़ोन करता है कि उसकी पत्नी बिना बताए कैसे जा सकती है। बहरहाल फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन करने के बाद भी हर जगह से उसे सेम जवाब मिलता कि नेहा तो यहां नहीं आई। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जो रोशन लाल है उसका दिमाग कहीं ना कहीं अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसकी पत्नी गई कहाँ। न गांव में है, न किसी रिश्ते नाते के यहाँ गई है, ना ही किसी दोस्त सहेली हित्र मित्र वहां गई है। तो जब रोशन लाल को कुछ समझ में नहीं आता तो जाता है अपने ननौता थाना और वहां पे अपने बच्चों के साथ एक कंप्लेन दर्ज करता है और कहता है कि साहब, इन चारों बच्चों की जो मां नेहा है, यानी जो मेरी पत्नी है, वो सुबह से गायब है और हमें कुछ पता नहीं चल रहा। अब थाने वाले जब ये बात सुनते हैं तो इस मामले को कागज पे नोट करते हैं, आश्वासन देते हैं कि आप गांव जाइए, हम भी खोज देंगे। कायदे से जो गंभीरता पुलिस वालों को दिखानी चाहिए थी, पुलिस वाले इस मामले में वो गंभीरता नहीं दिखाते। 31 तारीख बीत जाती है, 1 तारीख आ जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, परिवार वालों की हालत पतली हो रही थी। परिवार वाले फिर से थाने का रुख करते हैं, फिर से वही जवाब कि आप परेशान मत होइए, हम खोज देंगे। अब इस पे जो पति था वो थोड़ा सा असंतुष्ट होता है, कहता है कि साहब आप लोग थाने में बैठे हैं तो कैसे खोज देंगे। अब पुलिस वाले गांव में भी आते हैं, घर पे भी आते हैं, अपने हिसाब से सारी चीजें चेक करते हैं, सारी चीजें पता करते हैं, गांव में भी पूछताछ करते हैं। लेकिन जब कहीं से कुछ पता नहीं चलता तो पुलिस वाले भी सोचते हैं कि चलो जब नहीं मिल रही तो बहुत हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है, और भी मामले हैं, उन मामलों को देखा जाए। अब इधर रोशन लाल की पत्नी गायब है, इधर पुलिस वाले गंभीरता दिखा नहीं रहे। अब एक बहुत कड़वी लेकिन सच्चाई है कि चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे डॉक्टर का मामला हो, कोई भी पैसे से परेशान आदमी इन चीजों के चक्कर में ज्यादा दिन तक पढ़ भी नहीं सकता। अब रोशन लाल को अपनी रोजी रोटी का भी सोचना था, 4 बच्चे थे तो उनका पालन पोषण भी देखना था। तो रोज रोज न रोशन लाल थाने जाके बैठ सकता था, ना ही रोज रोज सीओ साहब, दरोगा साहब का पैर पकड़ सकता था कि साहब आप खोज दीजिए, क्योंकि अगर रोज यही करेगा तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। लिहाजा अब धीरे धीरे जो रोशन लाल है वो भी उम्मीद छोड़ने लगा, क्योंकि जब शासन प्रशासन से उस हिसाब से मदद नहीं मिल रही थी जिससे उसे उम्मीद थी, तो थक हार के बैठ जाता है, भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ देता है, अपने काम में अपने धंधे पे लग जाता है। इधर धीरे धीरे वक्त भी गुजरता जा रहा था। कायदे से 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, पूरा का पूरा महीना बीत गया। जनवरी का ये मामला था, फरवरी बीत गया, मार्च भी लगभग 10 दिन बीत गया। लेकिन इसी बीच 12 मार्च वहीं के बगल के गांव में, भैंसराव गांव में एक जंगल है, और वहीं जंगल में एक सरसों का खेत था। अब सरसों बड़ी हो चुकी थी, पक चुकी थी, तो जो उस खेत का मालिक था उस खेत को काटने के लिए, काटने के बाद गिराता, गिराने के बाद पीटता, सारी चीजें करता। लिहाजा अपने दराती, अपने आरी, इन सारी चीजों के साथ जाता है, अपनी हंसी के साथ। खेत में जैसे ही घुसता है तो अचानक से एक बड़ी तेज बदबू उसे मलकती है। अब शुरुआत में उसे लगता है कि जंगल का मामला है तो शायद कोई कुत्ता मरा होगा या फिर कोई सियार मर गया होगा। लेकिन जिस हिसाब से बदबू थी, उस हिसाब से जब खेत को काट रहा था तो उसे लगा क्यों ना जाके देखा जाए कि क्या है जो बदबू कर रहा। अब वो आदमी जैसे ही जाता है उस खेत के अंदर, तो अंदर उसे सड़ा गला एक कंकाल दिखाई देता है। मांस लगभग सड़ चुका था, चमड़े जो थे वो चिपक चुके थे, और दिख रही थी महज हड्डियां और तख्त। अब ये चीज जैसे ही वो आदमी देखता है तो फौरन चिल्लाते हुए वहां से दौड़ के भागता है, गांव वालों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके जाता है फिर से सबको लेके। सारे लोग अब उस कंकाल को देख रहे हैं। कंकाल की हालत ऐसी थी कि किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसको ठीक से देख सके या फिर गौर से देख सके। अब ऐसी बात जब होती है तो फौरन पुलिस की याद आती है, फौरन थाने में फोन जाता है, पुलिस वाले आते हैं, उस कंकाल को कब्जे में लेते हैं। लेकिन अब पुलिस वालों के सामने भी जो सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये मरने वाला है कौन, महिला है, पुरुष है, कौन है। पुलिस वाले उस कंकाल को बारीकी से चेक करते हैं, तो सारी चेकिंग के दौरान जो उस कंकाल से कपड़ा लिपटा हुआ था
वो कपड़ा किसी महिला का था। यानी इस बात की तो पुष्टि हो चुकी थी कि जो मरने वाला है वो एक महिला है और ये कंकाल एक महिला का है। लेकिन अब इससे भी बड़ा सवाल था कि एक गांव है, गांव के बीच में एक जंगल है। उस जंगल में अचानक से एक कंकाल कैसे आ गया, और कंकाल की हालत तो मानो ऐसी है कि देखने में ही लग रहा कि कई महीनों पुराना है। अब ऐसी बात थी तो जो पुलिस वाले थे उस खेत के मालिक से संपर्क करते हैं कि ये कंकाल कितने दिन से पड़ा है, और अगर काफी दिन पुराना है तो तुम्हें पता कैसे नहीं चला। अब ये बात जैसे ही पुलिस वाले पूछते हैं तो जो खेत का मालिक है वो कहता है कि साहब, सरसों की खेती तो ऐसी होती है कि खेत के अंदर जाना नहीं पड़ता, सारे काम बाहर से हो जाते हैं और ज्यादा पानी वगैरह देना नहीं होता, तो बस हम लोग महीने में 15 दिन में एक बार आते हैं। शुरू में भी बदबू आ रही थी लेकिन हमने गौर नहीं किया, हमें लगा कोई जानवर होगा, लेकिन अब चूंकि फसल काटनी थी तो हमने गौर किया। अब पुलिस वाले जब यहां से भी कुछ संतोषजनक जवाब नहीं पाते तो उन्हें लगता है कि क्यों ना आसपास के इलाकों में पता किया जाए कि कोई महिला है जो गायब है। पुलिस वाले उस पूरे गांव में, पूरे इलाके में पता करते हैं तो वहां से भी कुछ नहीं नसीब होता। तो उन्हें लगता है कि क्यों ना एक बार अपने थाने में चलते हैं और आसपास के हर थाने की जितनी भी गुमशुदगी की रिपोर्ट है एक बार कायदे से उसे खंगाल लिया जाए, हो सकता है वहां से कुछ मिल जाए। अब पुलिस वाले जब थाने जाते हैं, ननौता थाना, और वहां पे मिसिंग कंप्लेन चेक करते हैं तो एक कंप्लेन जो मैच होती है, जो अभी तक अनसॉल्व थी, वो इसी नेहा की थी। फौरन उस नेहा के डिस्क्रिप्शन को जो कुछ लिखा गया था और इस कंकाल से मिलने वाली चीजों को जब मैच कराया जाता है तो दोनों चीजें मैच हो जाती हैं। यानी इस बात का पुख्ता सबूत मिल चुका था कि ये जो कंकाल है इसी नेहा का है। अब पुलिस वाले एक तरह से बदहवास होते हैं कि कुछ दिन पहले गुमशुदगी का मामला दर्ज था, पुलिस वालों ने मामले को हल्के में ले लिया। अब 42 दिन बाद इस महिला की लाश मिली है, कहीं ये मामला कुछ बड़ा निकल गया तो बड़ी बदनामी होगी। अब पुलिस वाले फौरन भागते हैं गांव में, घर वालों से संपर्क करते हैं, पूरे मामले की जानकारी देते हैं कि एक महिला की लाश मिली है जो आपकी पत्नी से मैच कर रही है। अब रोशनलाल ये बात सुनता है तो उसकी हवा खराब, वो भी परेशान होता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, जो पुलिस वाले थे उनके ऊपर दबाव भी बढ़ता जा रहा था कि आखिर ये महिला कैसे मरी, इसको किसने मार के फेंका, ये वहां पे कैसे गई। परिवार वालों से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पे शक है। परिवार वाले कहते हैं कि साहब, इतने सालों से, लगभग 15-20 सालों से यहीं रह रही है, ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना किसी से कोई रंजिश है, किसने मारा होगा, क्या हुआ होगा, हमें कुछ पता नहीं। तो पुलिस वालों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वाले ही इसके कत्ल में शामिल हो। अब इस एंगल पे भी पुलिस वाले अपने तरीके से पता करते हैं, पड़ोसियों से, आसपास के लोगों से, गांव के ऐसे लोगों से जो बता सकते थे कि कैसी हालात रहे हैं पति पत्नी के बीच, कैसे संबंध रहे हैं। जहां भी पुलिस वाले पूछताछ करते तो सारे लोग यही बताते कि जो संबंध है, जो रिलेशन है पति पत्नी का, बड़ा अच्छा है। अब पुलिस वालों को जब यहां से भी कुछ नहीं मिलता तो उन्हें लगता है कि क्यों ना एक बार कॉल डिटेल निकलवा ली जाए, हो सकता है कॉल डिटेल से कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे ये मामला जो है सुलझ जाए। अब पुलिस वाले इसी उम्मीद में इस नेहा के मोबाइल नंबर को उसके पति से लेते हैं। लेने के बाद कॉल डिटेल, सर्विलांस, इन सारी चीजों पे जब लगाते हैं और वेट करते हैं कॉल डिटेल के आने का। एक दिन बाद जब कॉल डिटेल आती है तो एक नंबर मिलता है, और ये नंबर इसी गांव के रहने वाले एक गुरुदयाल उर्फ गुरु का था। अब गुरु का नंबर जब मिलता है और चेक किया जाता है कि इस नंबर पे सबसे ज्यादा बात हुई है, तो फौरन पुलिस वाले इस गुरुदयाल उर्फ गुरु को उठाते हैं। उठाने के बाद थाने लाते हैं। लाने के बाद जब पूछताछ करते हैं कि इस गांव की बहू है, एक महिला है जो सबसे ज्यादा तुमसे बात की है, गुमशुदगी वाले दिन भी लास्ट कॉल तुम्हारी थी, तो आखिर ये महिला से तुम्हारा संबंध क्या है। अब चूंकि जो गुरु था वो कोई पेशेवर मुजरिम या फिर पेशेवर क्रिमिनल था नहीं, तो पुलिस वाले जब अपने अंदाज में पूछताछ करते हैं, घुमाते हैं और कहते हैं कि सारी बातें हमें पता है, सच्चाई कबूल दो। तो चूंकि ज्यादा अनुभव था नहीं, तो अंत में ये भी पुलिस वालों के झांसे में आता है और आने के बाद टूटता है, और टूटने के बाद जो पूरी कहानी है उस कहानी को सुलाता है। दरअसल जो नेहा थी, नेहा शादी के बाद अपने पति के साथ रह तो रही थी, लेकिन उसके दिमाग में पराये मर्दों का जो ख्याल था वो शुरू से कभी गया ही नहीं था। नेहा आसपास इधर उधर देखती रहती, कोई भी
पराया मर्द उसे मिल जाता तो उससे बात कर लेती, सारी चीजें कर लेती। और इसी बीच नेहा की जो नजर है इस गुरु से टकराती है। गुरु भी उसे अच्छा लगता है, क्योंकि जो गुरु था नौजवान था, शादी भी नहीं हुई थी, बहुत कम उम्र थी। अब नेहा गुरु को पसंद करती है, नेहा गुरु को ऑफर देती है। अब गुरु जब सामने से ऑफर देखता है तो वो भी मना नहीं करता, उसे लगता है कि चलो ठीक है, क्या दिक्कत है। नेहा गुरु एक दूसरे से बात करने लगते हैं, बात धीरे धीरे प्यार में बदलता है। प्यार भी कहना गलत होगा, क्योंकि 4 बच्चों की माँ होते हुए भी अगर किसी से वो प्यार कर रही है, किसी पराये मर्द से जिसका ना कोई भविष्य था ना कोई मोटिव था, तो शायद ये चीजें प्यार ना होकर कहीं ना कहीं हवस ही है। अब गुरु और नेहा एक दूसरे से हवस वाले इस रिश्ते में बंधे रहते हैं। बंधने के साथ साथ एक दूसरे के साथ आए दिन संबंध बनाते, जब भी मौका पाती नेहा इससे मिलने जाती। गुरु को कोई रोक टोक थी ही नहीं, जब भी नेहा बुलाती वो आ जाता। सारी चीजें बड़ी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, जो नेहा थी इस गुरु के प्यार में सीरियस होती जा रही थी। अब एक दिन ऐसा भी आया कि जो नेहा थी उसे लगता है कि अब गुरु के बिना तो गुजारा ही नहीं हो सकता। गुरु से ये बात वो बोलती है। गुरु कहता है कि देखो तुम शादीशुदा हो, सारी चीज तो ठीक है, लेकिन अब ऐसे रिलेशन को किसी रिश्ते में बदलना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है। अब नेहा थी कि जिद पे अड़ जाती है, गुरु था कि वो कुछ चाह ही नहीं रहा था। नेहा काफी टाइम तक उससे कहती है कि काम करो, तुम मुझसे भाग के शादी कर लो। अब गुरु एक 4 बच्चों की मां से शादी क्यों ही करता। अंत में बात ऐसी हुई कि जो नेहा थी, जब उसे लगता है कि अब ये गुरु ऐसे नहीं मानेगा, तो अंत में नेहा उसे ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, मेरे साथ नहीं भागोगे, तो मैं तुम्हारे ऊपर यौन उत्पीड़न और रेप और यौन शोषण ये सारी चीजें तुम्हारे पर लगा दूंगी, और बाकी की जो जिंदगी है वो तुम्हारी जेल में ही कटेगी। और जानते ही हो कि मैं लड़की हूं, मैं महिला हूं, तो मेरी बात ज्यादा सुनी जाएगी। अब ये बात जैसे ही नेहा बोलती है, तब गुरु को लगता है कि अब तो ये जो मेरे मुंह का लॉलीपॉप था, अब ये मेरे गले की हड्डी बन चुका है। यानी अगर ये नेहा रही तो एक न एक दिन मुझे फंसा देगी और मुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब इसी सोच में गुरु टेंशन में आता है और आने के बाद तरह तरह के प्लान बनाता है। और इसी प्लान के तहत जो गुरु है 31 जनवरी को फोन करता है नेहा को और कहता है कि आओ जंगल में मिलते हैं। नेहा भी अपने गांव अत्तेपुर के जंगल में जाती है उससे मिलने के लिए। गुरु पहले से ही तैयार बैठा था। जैसे ही नेहा आती है, उसके दुपट्टे से उसका गला घोंट देता है। रात का वक्त था, कोई देखने वाला भी नहीं था, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं था। बाकायदा गला घोटता है। घोटने के बाद काफी देर तक इंतजार करता है। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जो नेहा है वो मर चुकी है, उसके अंदर जान नहीं बाकी है, तब लगभग 500 मीटर दूर तक ये नेहा की लाश को घसीटते हुए लेके जाता है। घसीटते घसीटते जाता है भैंसराव गांव में। उस गांव के जंगल में जाता है और उसी सरसों के खेत में इस लाश को फेंकता है और फेंक के वहां से 9-11 हो जाता है। शुरुआत में काफी दिन तक ये टेंशन में रहता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, इसे भी पक्का यकीन हो चुका था कि इसने जो कत्ल किया है, अब इस कत्ल को कोई पकड़ नहीं पाएगा और नेहा का जो मामला है धीरे धीरे वक्त के साथ दब जाएगा। कायदे से जिस हिसाब से पुलिस की कार्यशैली थी, अगर ये कंकाल कहीं और मिला होता तो शायद ये मामला दब भी जाता। तो मजबूरी थी कि गांव के बीचों बीच एक कंकाल मिला, तो लाश के बारे में और कातिल के बारे में पुलिस को खोजना पड़ा। तो इस मामले में जिस हिसाब से पुलिस की कार्यशैली थी, पुलिस एक महिला के कंकाल बन जाने तक 42 दिनों तक इंतजार करती रही। अगर कंकाल ना मिलता तो शायद ये मामला भी ना खुलता। दोस्तों, अगर सच्चे क्राइम की अनकही कहानियां आपको रोमांचित करती हैं, तो अभी डार्क रियलिटी शोज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली जुर्म की अगली सच्चाई आप मिस नहीं करना चाहेंगे।